हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आज का पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में शुद्ध कार्बन, शून्य कार्बन उत्सर्जन। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्बन न्यूट्रल के रूप में कार्य प्रारंभ किया गया है। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल कह सकते हो या शुद्ध कार्बन कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कार्बन का उत्पादन नहीं होगा? तो जब तक पृथ्वी है, CO2 उत्पादित होता रहेगा, यानी कि कार्बन भी उत्पन्न होता रहेगा। और कार्बन उत्पन्न होता रहेगा तो कार्बन का जितना उत्सर्जन होगा उतना ही अवशोषण भी होगा। इसलिए वातावरण साफ रहेगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं होगा। और इसी स्थिति को, मतलब जितना कार्बन का उत्पादन होगा उतना ही उसका प्रयोग हो जाएगा और फिर मौसम साफ हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का हानिकारक कार्बन नहीं बचेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन को आप 10 यूनिट मानिए कि 10 यूनिट कार्बन का उत्पादन हुआ और पर्यावरण को 10 यूनिट कार्बन की आवश्यकता भी है। तो 10 यूनिट जो कार्बन उत्पादित हुआ, वो कार्बन जो है 10 यूनिट यूज कर लिया गया। जब यूज कर लिया गया तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो फिर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी को बोला जाता है कि कार्बन न्यूट्रल या शुद्ध कार्बन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कार्बन का उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन तो होगा, उत्पादन नहीं होगा तो विकास रुक जाएगा, और विकास होगा तो कार्बन जरूर उत्पादित होगा। तो कार्बन न्यूट्रल के रूप में कार्य की व्यवस्था किया गया है। अब ये व्यवस्था हुआ कहाँ पे है? भारत इस समय पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में विश्व में सबसे नीचे पायदान पे, यानी 180वें स्तर पे प्राप्त है। और भारत ने जब ये रैंक लेने से मना किया और ये बात कही कि भारत में पेड़ लगाए जाना, भारत में और कई प्रकार के कार्य ऐसे किए जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन स्थिति फिर भी भारत की रैंक के रूप में 180 देना पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में अच्छा नहीं है। उसी के दौर में अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुद्ध और शून्य कार्बन, शुद्ध और शून्य कार्बन का एक ऐसा आवरण बनाने के लिए, एक ऐसा सर्किल बनाने की बात अगर किया है तो ये तारीफ की बात है। ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये मथुरा वृंदावन में बनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी या ऐसी कोई गाड़ी जो कार्बन का उत्पादन करती है वो बंद हो जाएगी। यानी एक ऐसा सर्किल बनाया जाएगा कि जिसके अंदर केवल इलेक्ट्रिक वाहन जाएगा। ई वाहन जैसे बैटरी वाला रिक्शा हुआ या CNG हुआ, ऐसे वाहन ही वहाँ पे जाएंगे मथुरा वृंदावन में, जहाँ पे कार्बन का उत्पादन नहीं होगा। और इसमें जब साफ सुथरा माहौल रहेगा तब इसके लिए पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में SDG
एसडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे और उसमें आय भी ज़्यादा होगा। इसमें एक परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन में एक छोटा सा परिक्रमा पथ भी होगा, जिसके दायरे में मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि, वृंदावन में राधा कृष्ण का रासलीला, साथ ही साथ गोवर्धन और राधा कुंड, लगभग एक सर्किल में ये सारे समाहित हो जाएंगे। एक परिक्रमा पथ बन जाएगा, उसके अंदर सब आ जाएंगे। और इस परिक्रमा पथ के बाद अंदर कोई भी डीजल या पेट्रोल की, यानी जो भी कार्बन का उत्पादन करता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, उसको जाने का निषेध हो जाएगा। और इसके अंदर चलेगी ई वाहन, सीएनजी वाहन, तो ये सब चलेंगे। और इसी में मथुरा वृंदावन के और सारी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। तो एक सर्किट के माध्यम से इसे बनाया जाएगा। तो याद रहे, मथुरा वृंदावन में 2041 तक ये जो व्यवस्था किया गया है कि 2041 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। अभी 2022 चल रहा है, यानी 18 से 20 सालों के अंदर इस उपलब्धि को हासिल करने की बात कही गई है। COP26 का सम्मेलन हुआ था। COP26 के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम पूरे भारत को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। और उन्होंने जो ये मानक रखा था समय का, 2070 रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे भी पूछेगा तो यूपी पीएससी में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, वो क्षेत्र का नाम बताइए। तो क्षेत्र का नाम मथुरा वृंदावन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध कार्बन न्यूट्रल के रूप में पर्यटन स्थल के तहत मथुरा वृंदावन को घोषित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का समय क्या रखा गया है? तो 2041 समय रखा गया है। यहीं से जोड़ करके प्रश्न हो सकता है कि कथन में दे दे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कोटेशन दे देगा उत्तर प्रदेश का 2041, और दूसरा दे देगा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा COP26 के माध्यम से जो पूरे भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य घोषित किया गया था वो कब तक है? तो 2070 है। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान में रख करके चलना है। लेकिन ये प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए, विधि आयोग जो है एक सलाहकारी आयोग है और एक कानून के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कानून के सलाहकार के रूप में कार्य करना इसकी फितरत है। 2018 तक इस पद पे किसी न किसी को रखा जाता था, लेकिन 2018 के बाद से किसी को भी इस पद पे नहीं रखा गया। ये पद खाली पड़ा हुआ था। अब 2022 में इसे पुनः बहाल कर दिया गया है और इस पे बनाया गया है जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऋतुराज अवस्थी जी का इतिहास क्या है? किस रूप में ये इस पद पे पहुंच गए? क्या ऐसे ही बना दिए गए या इनका कुछ अपना
अलग पहले वजूद था, किसी अच्छे पद पे थे, कौन थे ये? ऋतुराज अवस्थी जी ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व लगा सकते हो क्योंकि ये अब नहीं है, रिटायर हो गए हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले, कर्नाटक के एक विद्यालय में एक महिला के नकाब पहनने से उसने हड़कंप मचा दिया था और कुछ हिंदू वाहिनी के या हिंदू दल के लड़कों ने भी भगवा अंगोछा लेकर के, भगवा वस्त्र लेकर के स्कूल जाने का प्रावधान शुरू कर दिया था और दोनों के मध्य में काफ़ी झड़प हुआ था और लड़की हिजाब में बोलते अल्लाह अकबर करती हुई नजर आ रही थी। उस मामले को जब काफ़ी तूल पकड़ लिया था और हर मुस्लिम लड़कियां नकाब पहन करके और हिंदू लड़के भगवा लेकर के कॉलेज में जाने लगे थे और कॉलेज का जो यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म कोड को ख़त्म कर दिया गया था। ख़त्म नहीं किया गया था, बच्चों ने अपने स्वयं ख़त्म कर दिया था और हिंदू लड़के और लड़कियां भगवा और मुस्लिम लड़कियां नकाब पहन करके जाने लगी थीं और लड़के टोपी लगा करके। इस मामले की जो सुनवाई किया था वो ऋतुराज अवस्थी जी ने स्वयं देखा था इस मामले को और इसमें इन्होंने फैसला भी सुनाया था। इन्होंने इस मामले में फैसला सुनाने पर कॉलेज के यूनिफॉर्म को बहाल किया था और नकाबपोश और भगवा वस्त्र दोनों को इन्होंने नकार दिया था और कहा था विद्यालय परिषद छात्रों के लिए होता है, न हिंदू के लिए होता है, न मुसलमान के लिए होता है। एक बेहतर निर्णय इन्होंने दिया था। ऋतुराज अवस्थी जी 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। 1986 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट किया था और उसके बाद 1 फरवरी 1986 में लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB किया और उसके बाद 1 फरवरी 1987 को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद ये प्रैक्टिस करना शुरू किए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट बन गए। उनके रिटायरमेंट के बाद में अब इन्हें 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इतने कम समय में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कैसे बने। तो हमारे भारत के संविधान में आपको पता होना चाहिए कि जज बनने के 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप एग्ज़ाम देकर के आइए और दूसरा आपकी योग्यता जो है वकालत की होनी चाहिए, वकालत की होनी चाहिए। 10 साल 7 साल ये अनुभव हो और राज्यपाल या राष्ट्रपति के नज़रों में आप बेहतर विधि वेत्ता हों, ऐसे स्थिति में बन सकते हैं। तो यहाँ पे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी जी। 22वें हैं, ये याद रखिएगा। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक। अवस्थी जी ने कर्नाटक हिजाब के मामले में अपना निर्णय भी सुनाया था। अगला पॉइंट है भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022। देखिए आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया का एक ऐसा संगठन है जो 1967 में बनाया गया था। 1967 में बनाया गया। वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो 10 हैं। 10 में कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया,
थाईलैंड, म्यांमार, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर। यानी कि जिस समय 1967 में इस संस्था को बनाया गया था उस समय 5 सदस्य इसमें थे और बाद में इसमें 5 अन्य जोड़ दिए गए। यानी वर्तमान में 10 सदस्यों का ये समूह है और उसके बाद 17 अन्य सदस्य, 17 अन्य देश, जिनमें कुछ तो पर्यवेक्षक हैं और यह तो अलग से आसियान प्लस के रूप में जाने जाते हैं। आसियान प्लस के रूप में कौन कौन जाना जाता है? आसियान +3, आसियान +1। आसियान +1 का मतलब हुआ आसियान प्लस भारत। आसियान +3 में चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इन तरह के देश हैं। आसियान +1 में आसियान और केवल भारत है। तो जो मैं चर्चा आज कर रहा हूँ वो आसियान प्लस भारत और पूर्वी एशियाई समूह का है। पूर्वी एशिया का 17वां सम्मेलन होगा। तो 1967 में जब आसियान का स्थापना किया गया तो इन्होंने धीरे धीरे अपने विकास को इतना आगे ले जाकर के खड़ा किया कि आज के दौर में ये गढ़ के रूप में जाना जाता है और जिसमें केंद्र के रूप में कभी सिंगापुर तो कभी कंबोडिया होता है। 2022 में आसियान की अध्यक्षता कंबोडिया के हाथ में है और कंबोडिया के नामपेन में, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, नामपेन में ही भारत आसियान और 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी नामपेन में भारत के हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद दौरे पे थे। इन दोनों लोगों ने कंबोडिया का दौरा किया और 5 दिनों तक ये लोग वहाँ पे रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया में दौरा किया। 12 नवंबर को नामपेन में भारत आसियान और 13 नवंबर को 17वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और आसियान का ये 30वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। देखिए, जब से भारत का संबंध हुआ आसियान से भारत का जब संबंध हुआ तो 2022 का ये 30वां वर्षगांठ मनाया गया। 30वां वर्षगांठ मनाया गया क्यों? 1991 में भारत की एक नीति आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो की नीति। पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत इसके पहले हमारे देश के लोग इन लोगों को समझते ही नहीं थे, सोचते थे इनसे क्या व्यापार करना, इनके पास क्या रखा हुआ है। ये भारत है और यही है, यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो ये होगा आपका इंडोनेशिया, ये हो गया यहाँ पे मलेशिया, इधर ये हो गया म्यांमार, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये पूरे देश हैं, फिलीपींस सब। तो इन देशों से भारत ने कभी कोई संबंध रखा ही नहीं। लेकिन 1991 में जब नरसिंह राव सरकार बनी, 1991 में पीएम थे और वित्त मंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके समय में न्यू पड़ा कि जब तक हम अपने एक पड़ोसी को नज़रअंदाज करेंगे हम विकास कैसे करेंगे। हमारे यहाँ हिंदू विधि लागू थी, ग्रोथ रेट हिंदू के रूप में चल रहा था,
बहुत कम चल रहा था, विकास हो नहीं पा रहा था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था और हमारे संसाधन गिरवी रख दिए गए थे। तब जा कर के किसी तरह से हम मेंटेन करके अपने नागरिकों को भोजन दे पाए थे। तभी 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति लागू किया गया था और हमने आसियान से संपर्क साधा था और आसियान के संपर्क के साथ में भारत और आसियान के संबंध शुरू हुए थे और तभी से लेकर के आज तक हमारे संबंध में काफ़ी सुधार हुआ है और हम आगे ही बढ़ते रहे हैं। तो इन व्यवस्था को देखते हुए 30 साल पूरे हो गए और इसीलिए 2022 का 30वां वर्षगांठ भी मनाया जाता है। 30वां वर्षगांठ, तो 30वां वर्षगांठ क्यों मनाया जाता है? कारण आप समझ गए। नरसिंह सरकार में 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में, पूर्व की ओर देखो की नीति के रूप में चलाया गया था और तब से लेकर के वर्तमान में हमारे संबंध काफ़ी सुधार किए गए हैं। मलेशिया से, इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, इससे यहाँ से हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक हर प्रकार के संबंध मजबूत हैं। वर्तमान में 2022 में भारत आसियान और 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया की राजधानी और कंबोडिया की अध्यक्षता में नामपेन में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला राजस्थान में जयपुर में मवेशी, ऊंट, जानवर, पुष्कर झील, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मेला के नाम से समझिए, कार्तिक मेला, कार्तिक का मेला, कार्तिक मेला, कार्तिक का मेला एक ही चीज़ है लेकिन कई जगह का लिखा होता है मेला, तो दोनों एक ही समझिएगा। कार्तिक मेला इन सभी नामों से जाना जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि जयपुर में सबसे ज़्यादा ऊंट के लिए माना जाता है कि ऊंट की बिक्री ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे अन्य जानवर भी बेचे जाते हैं और यहाँ पे पुष्कर झील की वजह से काफ़ी पर्यटन आते हैं और कार्तिक मेला माना जाता है। इस बार का 2022 में पुष्कर की ओर चलो, पुष्कर की ओर चलो अभियान के तहत इस मेले में वैश्विक समुदाय को भी और देश के समुदाय को भी आमंत्रित किया गया है। ऊंट के साथ साथ अन्य पशुओं का भी बाजार लगता है। तो 2022 में पुष्कर अजमेर में जो कि होता रहता है, वहाँ पे पुष्कर चलो अभियान, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किस अभियान के तत्वाधान में आमंत्रित किया गया है। पुष्कर चलो, इसे कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट के साथ साथ अन्य जानवरों को भी यहाँ पे बिक्री किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।